सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका रियलिटी क्वेस्ट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने रियलिटी क्वेस्ट के चैप्टर नंबर 172 तक कवर कर दिया था। तो आज की वीडियो में उसके आगे के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोवानक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सियोंगम प्रेयर हाउस को, जो कि करंटली अभी बंद पड़ा हुआ है। और ये जगह देखने में काफी ज्यादा भयानक भी है, क्योंकि अगर तुम देखो तो यहाँ पे कटे सिर वाली चिड़िया रस्सियों से बंधी पड़ी है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है, क्या ये कोई प्रेयर हाउस है या फिर हॉन्टेड हाउस। ये जगह तो सीरियसली बहुत ही ज्यादा क्रिपी है। और ये आवाज होती है इस चश्मे वाले भाई साहब की, जो अपने मन में ही कह रहा होता है कि 21वीं सेंचुरी के एक नए राइजिंग सूडो रिलीजियस कल्ट की एनोनिमस टिप आई थी। अगर मैं इसे कैमरे पर कैप्चर कर लूं तो स्कूप पक्का है। अगर मैंने ये स्टोरी निकाल ली तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में मेरी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, उसे दिखता है एक हॉलवे जो कि पूरी तरीके से अंधेरे से घिरा हुआ और एकदम सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ, जिसे देखकर इसके दिमाग में यही चीज आती है कि मुझे लौट जाना चाहिए। पर ये बंदा हिम्मत जुटाते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है और अचानक से इसका हाथ दीवार के ऊपर किसी चीज पर पड़ता है और देख के तो लग रहा है ये ब्लड है। और जैसे ही ये बंदा उसकी तरफ टॉर्च करता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंबल बना पड़ा है। अब ये पता नहीं रेड ब्लड से है कि रेड कलर से है। ये चश्मे वाला बंदा इसे देखते ही बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि मैं तो डर ही गया था। और तभी अचानक से उसे हॉलवे के अंदर एक जगह से रोशनी आते हुए दिखती है। तो वो रोशनी को फॉलो करते हुए पहुंचता है तो उसे देखने को मिलता है एक मोमबत्ती का बड़ा सा पहाड़, जिसके आजू बाजू मास्क वाले लोग खड़े हैं और प्रेयर कर रहे हैं। ये उन मास्क वाले बंदों के पास जाता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? मैं आपके रिलीजन में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बट वो मास्क वाले बंदे कोई भी रिप्लाई नहीं देते। और ये चश्मे वाला बंदा मन में ही सोचता है कि आखिरकार खोज ही लिया कल्ट फॉलोअर्स को। ये सोचना कि कोरिया में भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल रिलीजन है, ये तो असली स्कूप है ना? पर आखिरकार इनमें से कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? और जब इस बंदे से रहा नहीं जाता तो ये मास्क वाले आदमी के सामने जाता है और हाथ फेरते हुए कहता है कि क्या तुम जिंदा भी हो? और वो मास्क वाला बंदा एकदम से टर्न करता है और काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। और इसे देखती है चश्मे वाले बंदे की फट सी जाती है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम लोग इंसान नहीं हो। अपनी फटी हुई हालत में बंदा मन में ही सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर तभी अचानक से उसके पीछे एक और बंदे की एंट्री होती है और एंट्री के साथ ही कहता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और फटी हुई हालत में भी इस चश्मे वाले भाई का कैमरा चालू है और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा अभी अभी आया था वो है सिन वूजू। और इसके बाद सिन पता नहीं क्या बकचोदी करना चालू करता है। वो कहता है कि द एंड चैप्टर 2 वर्स 14 बिफोर द कॉल कम्स डू नॉट सेट फुट इन दिस डोमेन, माय ग्रेस विल स्वेलो यू होल। मे भी बाइबल की कोई लाइन होगी। पर हम देखते हैं कि इस बंदे का कैमरा धीरे धीरे करके ब्लर होने लगता है और एकदम से स्क्रीन से सब कुछ गायब हो जाता है। बस वो मोमबत्ती का पहाड़ और मार्क रह जाता है। और एट द एंड सिन कहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हाईवे का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि सियोन बाइक को तेजी से भगा रही है। उसके पीछे बैठा हुआ है डोवान, जिसकी हालत ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सियोन बताते हैं कि यूनचियोन डोंग का रिप्रेजेंटेटिव सिन वो पब्लिक में लगभग कभी नहीं आता, इसलिए उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर उसके बारे में एक खास बात जरूर है। और डोवान पूछता है कि कैसी खास बात? सियोन बताना चालू करती है कि बाकी फैक्शंस के अपोजिट जो अपने बिजनेस मॉडल के जरिए पैसे के पीछे एक साथ जुड़े होते हैं, यूनचियोन डोंग के मेंबर सिनवूजू को फैंटिकली और बिना किसी कंडीशन के पूजते हैं। डॉन पूछता है कि पूजते हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो कोई रिलीजियस फिगर है? सियोन बताती है कि एग्जैक्टली एक रूमर है कि वो अपने फादर से इन्फ्लुएंस हुआ था, जो एक कल्ट लीडर थे। इस बार ये फाइट डेंजरस होने वाली है डिफरेंट सेंस में, तो अपना ख्याल रखना। हाईवे से गुजरते वक्त डोवान की नजर एक बंदे पे जाती है, क्योंकि बाइक की स्पीड कुछ ज्यादा ही थी तो ये लोग जल्दी क्रॉस कर जाते हैं उसे। और डोवान पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिर वो क्या था? सियोन कहती है क्या तुमने कोई भूत देख लिया? अगर तुम्हें अकेले जाने से डर लग रहा है तो बस बोल दो, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। और डोवान का रिप्लाई होता है कि डर आखिर होता क्या है? और आगे हम देखते हैं कि डोवान भी उसी सेम प्रेयर हाउस के सामने पहुंच जाता है, जहां पे अभी भी वो चिड़िया बिना गले के लटकी हुई है। डोवान ये सब चीजें देखते ही कहता है क्या मुझे लौट जाना चाहिए? पर वो अंदर एंटर कर जाता है और मन में ही सोचता है कि चाहे ऐसा लगे कि घोस्ट या ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलने वाले हैं, मैं यहाँ से वापस नहीं लौट सकता। अभी मैं इस ग्रेट बॉडी को टेस्ट करना चाहता हूँ। और जैसे ही डोवान प्रेयर हाउस के अंदर एंटर करता है, उसे भी वही सेम हॉलवे देखने को मिलता है, जो चारों तरफ से अंधेरे से ही घिरा हुआ है और सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। और डोवान के मन में भी सेम थिंग यही आती है, मुझे इस बार लौट जाना चाहिए, ग्रेट बॉडी को अगली बार टेस्ट कर लेंगे। बट वो अपनी फोन की टॉर्च जलाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि शह, ये बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, ये कितना ज्यादा बोरिंग है। और तभी उसे हॉलवे में किसी जगह से हल्की सी रोशनी आते हुए दिखती है। डोवान रोशनी का पीछा करते हुए जैसे ही अंदर की तरफ जाता है, उसे भी सेम वही सीन देखने को मिलता है, मोमबत्ती का पहाड़, चारों तरफ मास्क वाले लोग जो सिनवूजू की पूजा कर रहे हैं। डोवान उन्हें देखते ही मन में सोचता है कि
कि क्या ये वही लोग हैं जो शिनवुजू की पूजा करते हैं। डोवान उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे डीमन समनिंग रिचुअल में इंटरप्ट किया। मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ, पर इन बंदों का वापस से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अपना डोवान भी उनके मुंह के सामने हाथ फेरते हुए कहता है कि इधर देखो। डोवान उनमें से एक को टच करते हुए कहता है कि क्या ये लोग इंसान भी हैं? ये तो एक प्रॉब्लम हो गई यार, मैं उन लोगों को नहीं पीट सकता जो शांति से खड़े हों। पर इन मास्क वाले बंदों का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो डोवान कहना चालू करता है कि शिनवुजू जरूर इस बिल्डिंग में कहीं होगा, है ना? लगता है मेरे पास फ्लोर बाय फ्लोर सर्च करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर तभी अचानक से वो मास्क वाले बंदे एकदम से डोवान की तरफ देखने लगते हैं और डोवान कहता है तो आखिरकार तुम हिले गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भक्तों, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी बेस्ट स्टेट में नहीं हो, तो मेरा कोई सीन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि शिनवुजू कहाँ पे है। शिनवुजू का नाम सुनते ही ये सारे मास्क वाले बंदे एकदम से उसका नाम रटने लग जाते हैं, शिनवुजू शिनवुजू शिनवुजू। और एक मास्क वाला बंदा तो डोवान को घूरते हुए एकदम उसके मुंह के पास आ जाता है और डोवान कहता है कि कुछ ज्यादा ही क्रीपी हो गया, तुम सब मुझे घूर क्यों रहे हो? बट फिर से उन मास्क वाले बंदों का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो डोवान मन में ही सोचता है कि ये लोग शिनवुजू के अलावा और किसी को कुछ नहीं समझते, मैं इस तरह और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, लगता है मुझे रिएक्शन पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो डोवान भाई लिटरली चिल्लाते हुए कहता है कि अबे साले कुत्ते के पिल्ले, शिनवुजू चुपचाप बाहर आ जा। और भाई साहब ये बात सुनते ही वो मास्क वाला बंदा अपने कपड़े के अंदर हाथ डालता है और कहता है कि तुम जो परमात्मा की निंदा करते हो तुम्हारा हिसाब जरूर होगा। और डोवान कहता है कि आखिरकार तुमने बोल ही दिया। और अचानक से सारे लोग अपने कपड़ों से क्रॉसबो निकालकर डोवान की तरफ तान देते हैं। और भाई साहब इसके बाद डोवान का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही फनी होता है। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और कहता है कि हालेलुया लॉर्ड शिनवुजू आमीन। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अब तुम्हें याद हो तो हाईवे से आते वक्त डोवान को एक बंदा दिखा था और आगे हमें पता चलता है कि यह बंदा था सियोंग योन, जिसके हाथ में अभी भी वही स्माइली वाला गमला है जो उसके पास हमेशा ही होता है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है प्रेयर हाउस के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि ये मास्क वाले बंदे कुछ बक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो जो आसमान के ऊपर रहता है वो लाइट है, वो अपने सच्चे और धार्मिक लोगों पर चमकता है और शैतान के साए को दूर भगाता है। शिनवुजू वो लाइट को गाइड करता है, गाइड की बनाई हुई लाइन लाइट को इस दुनिया में लाती है और जो इस लाइन के इंटरसेक्शन पर खड़ा होता है उसे इटर्नल लाइफ मिल जाती है। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू गाइड की बेइज्जती करे। और ये कहते वक्त उन्होंने अपने क्रॉसबो डोवान के ऊपर तान रखे हैं। डोवान कहता कि एक सेकंड के लिए रुक जाओ, ये कोई मिडिल एज का टाइम नहीं है, ये अचानक से क्रॉसबो क्यों निकाल लिए तुम लोगों ने? बट ये मास्क वाले बंदे फिर से कुछ अजीब सा बोलना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि बुक ऑफ लैंगेसा चैप्टर 4 वर्स 12, जो मेरे गाइड के बारे में बुरा बोलेगा उन पर जजमेंट के तीर दर्द बनकर गिरेंगे। और ये कहते वक्त इन्होंने लिटरली क्रॉसबो डोवान की तरफ पॉइंट कर रखा है, पर डोवान बोलता है कि तुम सच में मेरे ऊपर इसे नहीं चलाओगे, है ना? पर एकदम अचानक से वो मास्क वाला बंदा क्रॉसबो फायर कर देता है। और आगे वाले पैनल में हम देखते हैं कि डोवान ने लिटरली इस एरो को अपने हाथों से पकड़ लिया और वो खुद भी शौक है कि आखिर मैंने इसे पकड़ कैसे लिया। और ये चीज देखने के बाद वो मास्क वाले बंदे एकदम चटक से जाते हैं और डोवान की तरफ कई सारे क्रॉसबो फायर करते हुए कहते हैं कि ये जजमेंट के एरो स्टॉर्म की तरह बरसेंगे। बट रिवील होता है कि डोवान ने हर एक एरो को एकदम इजीली कैच कर लिया और वो खुद एकदम शौक में पड़ा हुआ है कि आखिर मैं ये सब चीजें कर कैसे रहा हूँ, क्या ये ग्रेट बॉडी की वजह से है? और ये चीज देखने के बाद मास्क वाले बंदे बिल्कुल ही सटक जाते हैं और अपने कपड़े से डैगर निकालते हुए कहते हैं कि शैतान डिवाइन रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 22, जिसके पास मेरी कृपा से ब्लेस्ड डैगर होगा वो शैतान का पेट चीर देगा। और इसके बाद ये सब के सब डैगर लेकर डोवान की तरफ रश करते हैं और उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बक रहे होते हैं कि शैतान की गर्दन को बेच देगा, शैतान की आत्मा को जला देगा। पर डोवान इनके अटैक्स को बहुत ही स्मूथली डॉज कर रहा होता है। डोवान मन में ही कहता है कि ग्रेट बॉडी अनलॉक करने के बाद मेरी लाइफ में पहली बार मुझे ऐसी सेंसेशन फील हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 मास्क वाले बंदे एक ही साथ डोवान के ऊपर डैगर से अटैक करते हैं, पर इनका अटैक बेकार जाता है क्योंकि डोवान वहां पे नहीं होता। डोवान एकदम से हवा में चला जाता है और एक बंदे के मुंह पर हाथ रखते हुए हैंड स्टैंड करता है और ये लग रहा है लुकिज्म का एक एपिक सा पैनल। डोवान आगे मन में ही कहता है कि सिर्फ स्ट्रांग होने से काफी ज्यादा है, इतना हल्का, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी के अंदर जी रहा था और अभी मैं बाहर खुली हवा में आया हूँ। आगे हम देखते हैं कि एक मास्क वाला बंदा जो अपने घुटने पर बैठा है वो कहता है कि हमें माफ कर दो, हम शैतान के आगे लाचार हैं, अपने इस कमजोर झुंड पर रहम करो और हमारे डर को दूर करो। और धीरे धीरे करके सारे मास्क वाले बंदे वापस से अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं और डोवान को चारों तरफ से घेर के एकदम से डैगर से अटैक करते हैं और कहते हैं कि इसी एक जिंदगी के साथ मैं क्रॉस को रंग दूंगा शैतान के लाल खून से। एकदम से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये सारे मास्क वाले बंदे जमीन पर पड़े हुए हैं और डोवान का पैर इनके वेपन्स के ऊपर है और डोवान कहना चालू करता है कि हाँ
डोवान चैप्टर 1 वर्स 1 बकचोदी मत करो। आगे डोवान कहता है कि वेल ये मेरे नए बॉडी को यूज करने के लिए काफी था। अब सीन शिफ्ट होता है बुली काउंसिल हेडक्वार्टर के ऊपर, यहाँ पे चियोंगवुल मिन्यूल से कह रही होती है कि मुझे यकीन है आपने पहले ही सुन लिया होगा, लेकिन वह रास्ते में है। तो उसके रूट को देखते हुए उसकी डेस्टिनेशन पक्का हमारा हेडक्वार्टर ही है। मिन्यूल कहता है कि उसे ये बात कैसे पता चली, हमारे हेडक्वार्टर की लोकेशन तो हमेशा से ये टॉप सीक्रेट रही है। चियोंगवुल पूछती है क्या मैं जाके इस मैटर को संभालूं, पर मिन्यूल कहता है कि ये ठीक है, जो बंदा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसे मैंने पहले ही भेज दिया है। और अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और जाता है सियोंग यून के कमरे में, जहाँ हम देखते हैं सियोन जो बैठकर केक खा रहा होता है और कहता है कि स्वीट फ्रेश क्रीम का बॉम और बिटर रोज जैम की लेयर सो फैंटास्टिक। आगे सियोन जो कहता है कि वो लड़का इतनी जल्दी में क्यों था, अपने केक को बिना हाथ लगाए ही चला गया। और एकदम से सियोन जे का मूड चेंज हो जाता है और केक की तरफ देखते हुए कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो ये कितना कड़वा है। और यहाँ पे तुम्हें ये तो क्लैरिफाई हो गया होगा कि मिन्यूल ने जिस बंदे को मैटर को हैंडल करने के लिए भेजा है वो सियोंग यून है। वापस से आते हैं डोवान के ऊपर, जहाँ वो मास्क वाले बंदों को टॉर्चर कर रहा होता है, मतलब लिटरली एक मोमबत्ती जलाकर उसकी ड्रॉप्स जो है उस बंदे की बॉडी पे गिरते हुए पूछ रहा होता है कि जल्दी से बता दो सिनवोजू कहाँ पे है। और इस टाइम पे डोवान थोड़ा साइको टाइप लग रहा है, वो कहता है कि मैं इसे एक एक बूंद करके टपकाता रहूंगा जब तक तुम बोलते नहीं, तो चलो बता भी दो वो कमीना सिनवोजू कहाँ पे है। और ये मास्क वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा शैतान, और एकदम से बेहोश हो जाता है। और डोवान पीछे देखते हुए कहता है कि अब तो ये भी बेहोश हो गया, कमाल की बात है, ये तो सच में एक पूरे लॉयल सर्वेंट में ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और हमें पता चलता है कि डोवान ने हर एक मास्क वाले बंदे को बहुत गंदा टॉर्चर किया है, पर उन लोगों ने डोवान को कुछ भी नहीं बताया। और डोवान वहां से हटकर जाने लगता है और कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, लगता है मेरे पास पूरी बिल्डिंग को सर्च करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी सिनवोजू तो बस एक जाल में फंसा हुआ कल्ट लीडर है। और आगे हम देखते हैं कि डोवान के पास जो क्वेस्ट था कि डिफीट सिनवोजू एकदम से ब्लैंक हो जाता है और उसकी जगह लिखा हुआ आता है कि अनेबल टू प्रोसीड। डोवान ये चीज देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि अनेबल टू प्रोसीड से क्या मतलब है तुम्हारा, आखिर अचानक से क्या हो गया। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोड के बीचों बीच एक बंदा पड़ा हुआ है और उसी के पास एक और आदमी होता है जो हकलाते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। और रिवील होता है कि ये बंदा है सियोंग यून, जिसके गमले पे इस वक्त बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ है। और हमें पता चलता है कि सियोंग यून ने सिनवोजू को जान से मार दिया, पर मैनर्स तो यहाँ भी है इसके अंदर, मारने के बाद सॉरी भी कह रहा है। अब वापस आते हैं डोवान के ऊपर, जिसके पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट में दिया गया टारगेट पहले ही मर चुका है। डोवान जैसे इस नोटिफिकेशन को देखता है वो कहता है कि सिनवोजू मारा गया, आखिर चल क्या रहा है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोवान के घर के सामने दो बंदे खड़े होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैं डोवान को मारूंगा, और दूसरा कहता है कि नहीं मैं मारूंगा। डोवान गेट के पास आते हुए कहता है कि मैं आ गया, और जैसे वो गेट को खोलता है उसके ऊपर आते हैं दो बहुत ही तगड़े पंचेस जिन्हें वो इजीली रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ऐसे अचानक से मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, पूरे के पूरे साइको हो तुम लोग। और हमें पता चलता है कि ये दोनों बंदे हैं सियो क्योंग और सिहुन। सियो क्योंग कहता है मैंने बोला था ना बीच में मत आना, और सिहुन कहता है कि रैंक के हिसाब से देखा जाए तो वाइस रिप्रेजेंटेटिव पहले आता है। सियो क्योंग रिप्लाई में कहता है तो फिर पहले तुझे ही निपटा देता हूँ, और सिहुन कहता है अगर छोटी हाइट के हिसाब से देखा जाए तो तू नंबर 1 होना चाहिए था। डोवान इन दोनों की बकचोदी देखते हुए कहता है कि क्या बकवास करे जा रहे हो तुम लोग। सियो क्योंग और सिहुन को कुछ रियलाइज होता है और वो दोनों कहते हैं कि डोवान तुम्हारे पास ये वाली फीलिंग कहीं है ग्रेट बॉडी तो नहीं, आखिर तुम्हारे पास ये बॉडी कैसे आई। और डोवान कहता है कि अरे यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी ज्यादा इनक्रेडिबल बॉडी मिल गई है मुझे और कुछ नहीं। तभी डोवान के पीछे से सियोन आती है और कहती है कि तुम कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। डोवान पीछे घूमते हुए कहता है कि सियोन वो एक्चुअली कल की बात है, पर इतने में ही सियोन डोवान को बहुत गलत जगह लात मारती है और इसके बाद क्या हुआ वो शो करने के लिए सियोन के ट्रे में से एक अंडा गिरकर फूट जाता है। इसके बाद सियोन डोवान से कहते हैं कि मुझे लगा था तुम भी उस कल्ट के चक्कर में ब्रेन वॉश हो चुके हो। डोवान अपनी गंदी हालत में जमीन में पड़े हुए कहता है मैं तो घर गया था और सो गया क्योंकि सिनवोजू वहां नहीं था, सॉरी। रूम के अंदर जाने के बाद ये लोग आराम से बैठते हैं, जहाँ पर सियोन डोवान की तरफ देखते हुए कहती है एक बार मुझे कहकर बताओ कि सिनवोजू एक कमीना है। तो डोवान भी बिना कुछ सोचे समझे कह देता है कि हाँ सिनवोजू एक कमीना है, और सियोन कहती है कि चलो अच्छी बात है तुम ब्रेन वॉश नहीं हुए हो। वेल सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये कहा कि ये डोवान का रूम है, बट एक्चुअली ये डोवान का रूम नहीं है, ये सीए का स्नैक बार है। डोवान इन तीनों से कहता है कि वो सब साइड करो, ये बताओ कि आखिर तुम लोगों ने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सियोन कहता है कि कुछ दिन पहले हमें एक कॉल आया था, और सियो क्यों कहता है कि वो कॉल तुम्हारे बारे में थी डोवान। अब इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब अगर तुम्हें याद हो तो सीए स्नैक बार के अंदर सियोन और सियो क्यों की फाइट चल रही थी, और उसी बीच एक बंदा बार बार कॉल कर रहा
रहा था, पर ये दोनों लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि कॉल ही नहीं उठा रहे थे। तो उस बंदे ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था जिसमें कहा था कि मुझे हार डोवान का सीक्रेट पता है, और सियो क्यों को ये वॉइस थोड़ी फेमिलियर लगी थी। और वो कॉल वाला बंदा कहता है कि टू बी एग्जैक्ट ये डोवान के बारे में नहीं बल्कि उसके पापा के बारे में है। वो इस मील के हर एक सेकंड का पैसा लगता है, तो जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तुम्हें वो यूएसबी में जो वीडियो भेजा था याद है ना। अब अगर तुम्हें याद हो तो सियो क्योंग के पास एक यूएसबी थी जिसके लिए डोवान उससे फाइट करता है, क्योंकि उस यूएसबी के अंदर डोवान के पापा से रिलेटेड कोई वीडियो थी। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा था कि कोई सनशाइन शेल्टर का ही बंदा डोवान के पापा की कार के ब्रेक्स को फेल कर रहा था। कॉल वाला बंदा बताता है कि उस वीडियो में जिस बंदे ने कार के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की थी उसका नाम है सियोंग यून जी। बैड लक से मुझे उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। अरे यार 27 सेकंड हो गए। खैर हाँ, डोवान अभी वहाँ नहीं होगा तो उसे बताना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी। और इतना सुनते के साथ ही सियो क्योंग तुरंत टेलीफोन की तरफ रस करता है उसे उठाने के लिए, पर तभी वहाँ से आवाज आती है कि द कॉल रिकॉर्डिंग हैज एंडेड। वापस जाते हैं प्रेजेंट के अंदर जहाँ हम देखते हैं कि सियोन कह रहा होता है डोवान तुम्हारे पापा, ब्रेक्स, कल्प्रिट, मुझे तो एक भी चीज समझ में नहीं आई, आखिर ये कहना क्या चाहता है। फिर वो डोवान की तरफ देखते हुए कहता है कि डोवान तुम्हारे पापा तो जिंदा है और सही सलामत है ना। और सियोन के कहने के बाद कमरे में बहुत लंबा साइलेंस रहता है और सियोन को अपनी गलती रियलाइज होती है और अपना सर जमीन पर पटकते हुए सॉरी कहने लग जाता है। सियोन से कहता है कि मुझे पता था तो चूतिया है, पर तू इतना बड़ा चूतिया है ये मुझे नहीं पता था। और सियोन चिल्लाते हुए कहता है कि यार मुझे सच में ये सब नहीं पता था। खैर जैसे ही डोवान को अपने पापा की डेथ की वजह पता चलती है और उस कल्प्रिट का नाम पता चलता है, वो तुरंत भाई साहब एकदम चटक सा जाता है और बार बार सियोंग योन का नाम लेने लगता है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर एक आदमी बैठकर रेमन खा रहा होता है और वो कहता है कि अरे यार दत्त तेरी की, मैं अपने पॉइंट्स कलेक्ट करना ही भूल गया, पूरे 26 वोन मिल सकते थे। और रेमन खाते वक्त ये बंदा फोन पर न्यूज भी देख रहा होता है जहाँ पे रिपोर्टर बता रहा होता है कि अगली खबर भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। कल रात सियोल के यूनचियोंडोंग में एक पुराने अबेंडेंड प्रेयर हाउस से एक कातिलाना डिसएम्बर्ड बॉडी मिली है। क्राइम सीन पर कोई कैमरा ना मिलने की वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में काफी दिक्कत आ रही है। पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया है। यह रेमन खारा बंदा आगे कहता है कि ये कैसा केस है जिसमें पुलिस इतनी फास्ट मूव कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पहले से ही केस का रिजल्ट डिसाइड कर लिया हो। तब भी ऐसा ही हुआ था जब हाजिनो की डेथ हुई थी। और यहाँ पे रिवील होता है कि यह बंदा जो भी है इसके पास भी वो क्लिप है जिसके अंदर सियोंग यून जिन्हों की कार की ब्रेक फेल कर रहा है। जो अकेला काम मैं कर सकता हूँ, क्या अभी के लिए यही मेरा बेस्ट है? तुम कितना बड़ा बोझ लेके घूम रहे हो? खैर अभी के लिए तो नहीं पता ये बंदा किससे कह रहा है ये सब चीजें। वापस से हमें डोवान दिखाया जाता है और इसके पास वही फोटो फ्रेम है जिसके अंदर जिन्हों एटिकेट स्कूल गया था इन 4 लोंडो को लेकर, और उनके साथ सियोंग यून भी मौजूद है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में एक वॉइस भी आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा ये डोवान की इंटरनल वॉइस है या फिर कोई और कह रहा है ये सब चीजें। खैर जो भी हो, वो कह रहा है कि चाहे कितना भी मुश्किल हो तुझे ही ये सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि हाजिनो को मौत के मुंह में भेजने वाले कल्प्रिट को पनिश करना सिर्फ और सिर्फ तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्रैगनेंट बोटेनिकल गार्डन जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ के केयर टेकर पॉट्स के अंदर मिट्टी भरते हुए कहते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए इतना काफी होना चाहिए। और इसी गार्डन में एक पैरट भी होता है जो दूसरों की बातों को रिपीट करता है और अभी वो कह रहा होता है कि इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, कितना रिलीफ मिला, शुक्रिया। वो केयर टेकर इस तोते के पास आती है और उसे अपने हाथ पे बैठाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है? पर वो तोता कह रहा होता है कि थैंक्स थैंक्स, और एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा होता है। वो केयर टेकर गार्डन के बीचों बीच एक चेयर को देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती कि ये चेयर यहाँ रखी हुई है, देखकर लगता है कि वो किड यहाँ वापस आया था और चला गया। सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं येना को जो कि टेनिस खेल रही होती है और एकदम से कहते हैं कि ये है मेरा सिविल सर्वेंट ट्विस्ट। बॉल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिट करती है, पर उसके सामने जो प्लेयर होता है वो इजीली बॉल को रोकता है और इतना तगड़ा हिट मारता है कि बॉल नेट को तोड़ते हुए दूसरी साइड चली जाती है। येना ये देखती है और कहती है कि तुम काफी अच्छे हो, टेनिस सीखना शुरू कब किया था तुमने? वेल येना के साथ जो बंदा टेनिस खेल रहा होता है वो अपना डोवान ही होता है और वो कहता है कि ये मेरा पहली बार है। येना फिर रेज से भर जाती है और कहती है तो तुम खुद को एक जीनियस दिखाना चाहते हो, देखते हैं इस सर्व को रिसीव करने के बाद भी तुम इतना कॉकी बात कर पाते हो या नहीं। जिन भी प्लेयर्स ने मुझे चैलेंज किया था उन सब ने वो हॉरर एक्सपीरियंस किया जिससे उन्हें कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया। और हाँ, एक चीज तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, ये ना 3 बार टेनिस चैंपियन रह चुकी है। पर इससे पहले कि ये ना अपना सर्व करा पाती, डोवान उसे बीच में ही रोक देता और कहता कि मैं यहाँ टेनिस खेलने नहीं
आया हूँ। इसके बाद ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बाहर आते हैं, जहाँ ये ना डोवान से पूछती कि आखिर तुम मुझे क्यों खोज रहे थे। डोवान बोलता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप सनशाइन शेल्टर के बारे में कुछ और जानती हैं तो प्लीज मुझे सब कुछ बता दीजिए। ये ना बताती कि सनशाइन शेल्टर के बारे में जो कुछ भी मैं जानती हूँ वो बस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ मिलकर किए गए इवेंट्स है। मुझे तो बस मिस्टर हाजिनो का वो हैंडसम फेस ही याद है। और डोवान बेचारा सैड होते हुए कहता कि ऐसा है क्या, और ये ना कहती है मैं ये नहीं कहने वाली थी, लेकिन डोवान एक्चुअली तुम्हें ये सीक्रेट अपने तक ही रखना होगा। के बाद ये ना डोवान को बताती कि जिस दिन तुमने पहली बार मुझसे सनशाइन शेल्टर के बारे में पूछा था, उसके बाद मैं गुआनक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के डाटा रूम में घुस गई थी। ये लीगल है ना? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमेशा ही सारी एक्टिविटीज के डाटा को रिटर्न रिकॉर्ड में रखता है। ऑफ कोर्स उसमें सनशाइन शेल्टर के रिकॉर्ड्स भी शामिल होने चाहिए थे, हाउएवर मुझे कुछ भी नहीं मिला। या फिर कह सकते हैं मैं ढूंढ ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि किसी ने जानबूझकर उसे हटा दिया है या फिर कुछ और। एनीवे ये एब्सोल्यूट सीक्रेट है। मैं वैसी पर्सन नहीं हूँ जो बिना किसी वजह के इलीगली ब्रेक इन करूं। डोवान कहता है कि मुझे पता है, आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया। के बाद डोवान येना की तरफ एक मेडिकल रिपोर्ट बढ़ाता है और कहता है कि किसी ने उसे जानबूझकर ही मिटाया है। वेल वापस से यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनसियोंग ने डोवान को बताया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सनशाइन शेल्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने पर्पसली उसे मिटा दिया है। और मेरा मानना यह है कि जो भी बंदा ये सब चीजें कर रहा है वो खुद हेडक्वार्टर ही है। डोवान अपने मन में ही कहने लगता है कि बुली काउंसिल के हेडक्वार्टर ने सनशाइन शेल्टर के सारे ट्रेसेस इरेज कर दिए। माइनर्स की एक आम ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कैसे कर दिया? और उससे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों किया? ये ना उस मेडिकल रिपोर्ट को निकालती है। डोवान उसे रोकने का ट्राई करता है और ये ना दूसरी साइड हटकर कहती है आखिर तुम बीमार हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और जैसे ही ये ना इस मेडिकल रिपोर्ट को देखती है, उसे पता चलता है कि ये एक डेथ सर्टिफिकेट है जो कि आज जिन्नों का होता है, और इस रिपोर्ट पर लिखा होता है कि जिन्नों की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ये ना अपने रूम पे है, जहाँ पे वो खाते हुए एक वीडियो देख रही है, और वीडियो में यही आवाज आ रही होती है कि वीडियो पे ध्यान दीजिए, हम आपको $100,000 देने वाले हैं। ये ना को डोवान की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे डोवान ने उससे कहा था कि अगर आपको सनशाइन शेल्टर के बारे में अगर और कुछ पता है तो प्लीज मुझे सब कुछ बता दीजिए। और उसे जिन्हों का डेथ सर्टिफिकेट भी याद आता है, और वो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, ये तो ऑब्वियस है कि कुछ चल रहा है, पर उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इसके बाद ये ना खुद की डीप थिंकिंग में चली जाती है। वो कहती है कि ये फैक्ट है कि वो मुझसे बार बार सनशाइन शेल्टर के बारे में पूछ रहा है, बहुत कुछ कहता है, लेकिन मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। क्या मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं उसकी मदद कर पाऊँ? और ये ना जो वीडियो देख रही होती है उसी से आवाज आती है कि मैं इस चीज को पेड़ के नीचे दबा रहा हूँ, द टाइम कैप्सूल। जो भी इस टाइम कैप्सूल को पहले खोजेगा वो इसका ओनर होगा, और उसे मिल जाएंगे $100,000। और ये ना को ये लाइन सुनते ही कोई चीज याद आती है जो कि बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड है और टाइम कैप्सूल से भी रिलेटेड है, पर पता नहीं ये क्या है, आगे चल के पता चलेगा। खैर वापस से रात हो जाती है। हम देखते हैं बोटेनिकल गार्डन को, और हमें पता चलता है कि ये ना हाथ में एक फावड़ा लेकर यहाँ पे चुपके से घुस आई है। और ये ना अंदर घुसने के साथ ही हमें बताती कि अगर मुझे सही से याद है तो सनशाइन शेल्टर ने भी टाइम कैप्सूल ब्यूरियल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, इसके अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये ना डिसाइड करती कि वो इतने बड़े गार्डन में गड्ढे खोद कर उस टाइम कैप्सूल को खोजेगी। एकदम से उसे रियलाइज होता है कि गार्डन कितना बड़ा है और वो कितनी बड़ी चूतिया है, आखिर वो पूरे गार्डन को कैसे खोद कर उस चीज को निकाल सकती है। बट इस वक्त वो पूरे कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। वो कहती है कि मैं पूरा गार्डन ही खोद डालूंगी। मे बी अब ये शायद तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस बोटेनिकल गार्डन के अंदर एक इवेंट हुआ था, जिसके अंदर काफी सारे लोगों ने अपने से रिलेटेड चीजों को किसी चीज में पैक कर मिट्टी खोद कर अंदर दफना दिया था, ताकि काफी लंबे टाइम बाद वापस आके वो इस चीज को देख सके। और सेम उसी तरीके से सनशाइन शेल्टर के लोगों ने भी अपनी कोई चीज दफना रखी, और इसी को टाइम कैप्सूल कहा जा रहा है, जिसे खोजने के लिए येना यहाँ पे आई है। वेल वापस से आते हैं चैप्टर के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि येना को अचानक से कोई आवाज आती है, तो अपना सर ढककर जमीन पर बैठ जाती है और मन में ही सोचने लग जाती है कि क्या हो रहा है ये। मुझे लगा था यहाँ कोई भी नहीं होगा, पर इस वक्त भी यहाँ पे कोई है। पर उसे एक पिंजरा देखने को मिलता है, जिसे देखकर उसे रिलीफ मिलता है, और वो कहती है कि चलो अच्छी बात है, कोई पर्सन नहीं था, मैं तो एकदम से डरी गई थी। पर जैसे ही येना अपनी गर्दन टर्न करती है, उसके सामने खड़ा होता है सियोंग यून। सियोंग यून को देखने के बाद येना की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग यून भी हकलाते हुए कहता है कि हेलो। सीन वापस से शिफ्ट होता और हमें वो जगह दिखाई
दिखाई जाती है जहाँ पे सिनवोजू की डेथ हुई थी और अभी सिनवोजू के मरे हुए 13 मिनट्स बीत चुके हैं और यहाँ पे कोई बंदा कहना चालू करता है कि चेकलिस्ट फॉलो करेंगे, अब इंस्पेक्शन शुरू करते हैं, सीन पर कोई ट्रेस मिला। एक दूसरा बंदा उसकी रिप्लाई में कहता है कि खून के दागों और फुटप्रिंट से लेकर एक सिंगल फॉलन स्किन सेल तक सब कुछ क्लीन कर दिया है। फिर वापस से पहला वाला बंदा कहता है कि सेकंड चेक सीसीटीवी। तो इस बार रिप्लाई में एक लड़की कहती है कि सर्वेलेंस सीसीटीवी इस पर्टिकुलर एरिया को कवर नहीं करते। फिर से पहला वाला बंदा कहता है कि थर्ड चेक डैश कैम्स। डैश कैम्स का मतलब है गाड़ियों में लगे कैमरे। और इस बार रिप्लाई में कोई और ही बंदा कहता है कि थर्ड चेक कंप्लीट, विंसिनिटी में 17 पार्क्ड व्हीकल्स के डैश कैम्स कंफर्म किए हैं, टोटल 1088 जीबी मेमोरी कार्ड्स कलेक्ट हो चुके हैं। फिर से पहला वाला बंदा कहता है कि फाइनल चेक सिनवुजू और हमें पता चलता है कि ये वही बंदा है जो स्टार्टिंग में गाड़ी में बैठकर रेमन खा रहा था। इसी गाड़ी में इसके साथ एक और बंदा मौजूद होता है जिसने इस वक्त चश्मा लगा रखा है। वो कहता है कि आपके पीछे उसे सेफली सिक्योर कर लिया है। वापस से वो रेमन वाला बंदा कहता है कि सिनवुजू की बॉडी शेड्यूल के मुताबिक सियोंगम प्रेयर सेंटर मूव की जाएगी, बस इतना ही अपडेट है, इसको रिपोर्ट कर दो हेडक्वार्टर को। और इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये बंदे जो है बुली काउंसिल हेडक्वार्टर के लिए काम करते हैं। हालांकि इनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है, पर इनका काम है ट्रेसेस को मिटाना। वापस से आते हैं येना के ऊपर जो इस वक्त बोटेनिकल गार्डन में मौजूद है और उसके सामने सियोंग यून आ चुका था। येना मन में सोचती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सिविल सर्वेंट वाली जॉब छूट जाएगी, है ना। खूबसूरत सिविल सर्वेंट रात को सोवेल लेकर बोटेनिकल गार्डन में घुसी, अगर ऐसी न्यूज आर्टिकल बाहर आई तो मेरी जॉब तो पक्का चली जाएगी और मुझे पोस्ट से हटा दिया जाएगा। येना सियोंग यून की तरफ देखते हुए कहती है कि क्योंकि आपने एक फ्लावर पॉट पकड़ा हुआ है तो आप जरूर इस बोटेनिकल गार्डन के मैनेजर होंगे। मैं बिल्कुल भी कोई सस्पिशियस लड़की नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बिना किसी डेस्टिनेशन के रेस्ट रूम ढूंढ रही थी और भटकते हुए इस घनी झाड़ियों वाली जगह आ गई। आपको पता है आप इसे नेचर की टॉयलेट बोल सकते हैं आई सपोज। और ये फावड़ा ये बिल्कुल भी किसी गलत काम के लिए नहीं है, ये तो बस एक टेम्पररी टॉयलेट बनाने के लिए है। बट सियोंग यून येना से कुछ कहता नहीं, हो एकदम से उसे क्रॉस कर आगे चला जाता है। येना घूमते हुए कहती है कि आप जा रहे हैं, बट सियोंग यून फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करता और येना यहाँ पे सोचती है कि देखा जाए तो वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, क्या उसने मुझे कोई फ्लावर समझ लिया। खैर ये काफी राहत की बात है और तभी अचानक से हमें फिर से वही पैरट देखने को मिलता है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। वो येना की बात को रिपीट करता और कहता है कि कितनी राहत की बात है। येना कहती कि अरे यार डरा ही दिया, कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ पे एक पिंजरा है, लगता है आज टाइम कैप्सूल ढूंढना इम्पॉसिबल है, मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। येना वहाँ से जा ही रही होती है तभी वो तोता कहता है कि मैंने उन्हें मार दिया। येना तुरंत पीछे टर्न करती है और कहती है क्या मैंने सही सुना, अभी अभी मुझे पक्का यकीन है। वो तोते के पास जाती है और कहती कि आखिर अभी ये चीज कह क्या रही थी। वो तोता एग्जैक्टली सियोंग यून की तरह अखलाते हुए कहता है कि मैंने उन्हें मार दिया, अंकल जिनहो को। और येना ये बात सुनते ही एकदम शॉक सी हो जाती है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सियोंजे को जो एक वॉशिंग मशीन के अंदर अपने कपड़े धो रहा होता है। इस वक्त सियोंजे के साथ एक और बंदा मौजूद है जिसे हमें दिखाया तो नहीं जाता। सियोंजे उससे कहता है कि टाइम पास करने के लिए क्या तुम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना चाहते हो। के बाद सियोंजे कुछ बताना चालू करता है। वो कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट की बात है। इल जिन्हो के अंदर हर डोंग के क्रूज के अलावा कुछ ऐसी टीम्स है जिन्हें डायरेक्टली हेडक्वार्टर मैनेज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ ब्लीच टीम के बारे में। वो लोग सीक्रेट में मूव करते हैं और उनका काम हर तरह के ट्रेसेस को इरेज करना है जो दुनिया के सामने कभी नहीं आने चाहिए। सीन पर छोड़े गए एविडेंस, सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन और यहाँ तक के बॉडीज भी जब तक वो हैं, हर वो चीज जो हेडक्वार्टर छुपाना चाहता है पब्लिक को कभी भी पता नहीं चलेगी। इसलिए हेडक्वार्टर के बिजनेस में टांग अड़ाना या सच ढूंढने की बेवकूफी करने का सपना भी मत देखना, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे ना। एक जीता जागता बंदा भी बिना किसी ट्रेस के इरेज हो सकता है। यहाँ पे सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सियोंग यून को जो बोटेनिकल गार्डन से घर की तरफ लौट रहा होता है और एकदम से शायद वो कुछ नोटिस करता है और पीछे की तरफ टर्न करता है और हम देखते हैं कि भाई साहब ये ना इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। बोटेनिकल गार्डन में उस तोते की बात सुनने के बाद ये ना सियोंग यून का पीछा करती है और वो जाके देखती है तो सियोंग यून भी ऐसे ही हकलाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने उसे मार दिया। और ये ना को यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो तोता सियोंग यून की ही मिमिकिंग कर रहा होता है। इसका मतलब सियोंग यून ही वो बंदा है जिसने जिन्हो को मारा है। वेल अब अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब करना बेकार है येना का, क्योंकि डोवान को ऑलरेडी पता है कि उसके पापा को किसने मारा है, तो मेरे भाई लोग तुम यहाँ पे गलत हो सकते हो, क्योंकि डोवान को सिर्फ सियोंग यून का नाम पता है, ना उसका हुलिया पता है और वो कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता है। तो इस पॉइंट पे येना के ये एविडेंस डोवान के काफी काम आएंगे। येना बोलती कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सिटीजन्स के अलग अलग वरीज ग्रीवियंसेस सुनते हुए मुझे अपनी लाइफ जीते हुए सालों हो चुके हैं, काफी साल। इनफैक्ट मुझे इस बात को लेकर
ऊपर बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। मैं इस बार रिकॉर्ड बटन अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। मैं हर एक लास्ट पीस ऑफ एविडेंस कलेक्ट करूंगी, बस वेट करो डोवान। प्लीज मेरे ऊपर नजर रखना। जिनो सच्ची और ईमानदार 9th ग्रेड सिविल सर्वेंट किम येना इज ऑन द केस। सीन वापस से शिफ्ट होता और इस बार जाता है सियोंगम प्रेयर हाउस के ऊपर, और प्रेयर हाउस के अंदर इस वक्त वही बंदे मौजूद होते हैं, यानी कि वही रेमन खाने वाला बंदा और उसकी पूरी टीम। तो रेमन वाला बंदा कहता है कि कोई यहाँ आया था, तुमने ऐसा ही कहा ना। तो लड़की बताती है कि सिनवोजू ने जो कैमरा इंस्टॉल किया था उसके अंदर बोरमेडोंग के रिप्रेजेंटेटिव हाडोवान के आने के ट्रेसेस मिले हैं। इन्हीं के टीम का एक बंदा कहता है कि बोरमे का कमीना, मैंने सुना है कि हाल ही में वो तीनों फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव के पास गया था। और अगेन हमें इनकी टीम का एक और मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है कि हाडोवान की पिछले 3 महीने की एक्टिविटीज के बेसिस पर हमने 14 पॉसिबल सिनेरियोज रिव्यू किए हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो सनशाइन शेल्टर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और हमें एक और मेंबर देखने को मिलता है जो कहता है कि सनशाइन शेल्टर क्या वो थोड़ा डेंजरस नहीं है। फिर से वो रेमन वाला बंदा जो कि ऑफ कोर्स इनका टीम लीडर होगा मेरे हिसाब से, वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो वो जानना चाहता है जो उसे नहीं जानना चाहिए, या जो छुपा हुआ सच बाहर लाने की कोशिश करता है, हम बस उन्हें इरेज कर देंगे। और हमें पता चलता है कि यही है बुली काउंसिल हेडक्वार्टर की ब्लीच टीम। इसके बाद हमें ब्लीच टीम के हर एक मेंबर का इंट्रो दिया जाता है, जिसमें पहली है लड़की जिसके मुंह पर मास्क लगाया फिर भी चिप्स खाए जा रही है। इसका एक साथी इससे पूछता भी है कि आखिर मुंह पर मास्क लगाकर चिप्स क्यों खा रही हो। तो इस लड़की का रिप्लाई होता है कि अगर मैं बिना मास्क लगाए चिप्स खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा और फिर मेरी शादी नहीं होगी। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है मास्क। और सेकंड होता है ये टकला बंदा जिसका नाम है बूट्स, और इसे साफ सफाई से कुछ ज्यादा ही प्यार है इसलिए हाथ में सैनिटाइजर लेके घूम रहा है। थर्ड लोंडा ये चश्मे वाला बंदा जिसका नाम है गूगल्स। वैसे इन लोगों के नाम ऐसे नहीं है, इन्हें बस बुलाया जाता है इस नाम से। गूगल्स अपने मेंबर से कहता है क्या तुम लोग मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। टीम का फोर्थ मेंबर है ये बंदा जिसका नाम है ग्लब्स। ये गूगल्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा अकाउंट बैलेंस 4562 वोन है। इंटरनेशनल रेट्स के बेसिस पर 4th ईयर फाइनेंस इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। एनुअल इंटरेस्ट 65.78% होगा। क्या डील करना चाहोगे। और टीम का लास्ट मेंबर है वो रेमन वाला बंदा जिसका नाम है क्लीनर। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अब से हम चेकलिस्ट इंस्पेक्शन शुरू करेंगे। और सॉरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से कहा कि ये बंदा इनका टीम लीडर हो सकता है, बट एक्चुअली ये टीम लीडर नहीं है, ये टीम का एक मेंबर ही है। वापस से आते हैं सियोंजे के ऊपर जो थोड़ी देर पहले अपने कपड़े धो रहा था और अब इसके कपड़े धुल चुके हैं और अब ड्राई हो रहे हैं। कपड़ों के ड्राई होने के बाद सियोंजे को कपड़ों से बहुत प्यारी सी स्मेल आती है और वो जोश जोश में जाकर मशीन के अंदर ही हाथ डाल देता और एकदम से जल सा जाता है। इसके बाद सियोंजे अपने सामने खड़े बंदे से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। पहले जो मैंने ब्लीच जैसी टीम के बारे में कहा था बाकी डिविजन्स की तरह, क्या तुम पूछ रहे हो कि यहाँ भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है। वापस आते हैं ब्लीच टीम के ऊपर जहाँ पे क्लीनर कह रहा होता है कि साइट पर सारे ट्रेसेस को चेक करो, विटनेस और रिलेटेड लोगों को चेक करो, ब्लैक बॉक्सेस और सीसीटीवी को चेक करो। इसके साथ ही ये काम पूरा खत्म हुआ। इसके बाद क्लीनर बाकी मेंबर से पूछता कि टीम लीडर अभी कहाँ पे हैं। मास्क बताते हैं कि वो 3 घंटे पहले यहाँ से निकले थे और बूट्स कहता है कि बिना किसी डाउट के वो फिर से उसी जगह गए होंगे। ग्लव्स कहता है कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की उम्मीद है। गूगल्स कहता है फिर तो ये काफी दिक्कत भरा हो सकता है। और क्लीनर कहता है हाँ फिर भी इन पर्सन रिपोर्ट करना ही सही रहेगा। वापस से आते हैं सियोंजे के ऊपर जो बता रहा होता है कि मैंने बोला ना टीम को हेडक्वार्टर डायरेक्टली मैनेज करती है, किसी रिप्रेजेंटेटिव के बजाय हर टीम का एक लीडर होता है जिसे टीम लीडर कहते हैं और टीम लीडर को हेडक्वार्टर का मेंबर होना जरूरी है। और अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। ब्लीच टीम का टीम लीडर जो है वो अपना सियोंगयोन ही है। सियोंगयोन रोड से जा रहा होता है, ये ना उसका पीछा कर रही होती है, पर ये ना के दिमाग में ये था कि आखिर ये कितना लंबा और चलने वाला है, अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ खाने के लिए कुछ ले आई। तभी ये ना नोटिस करती है कि रोड से गुजरते वक्त अचानक से सियोंगयोन एक ही जगह पर रुक जाता है। ये ना तुरंत दीवार के पीछे छुपती है और फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग को जूम करके देखती है और कहती है कि मैं देखती हूँ जरा आखिर हुआ क्या। बट तभी अचानक से ये ना के फोन पे किसी का कॉल आ जाता और ये ना मन में सोचते कि यार मैं गलती से इसे साइलेंट करना भूल गई, तुरंत इसे काटना पड़ेगा। ये ना तुरंत दीवार से जागते हुए देखती है कहीं सियोंगयोन ने उसकी कॉल की रिंग को तो नहीं सुन लिया। पर सियोंगयोन वहां रुकता नहीं, वो एकदम से चलते हुए आगे बढ़ जाता और ये ना को रिलीफ मिलता है कि उसने उसकी कॉल की रिंग को नहीं सुना। और ये ना मन ही मन खुश होकर सोच रही होती है कि अच्छी बात है मैं पकड़ी नहीं गई। पर तभी हम देखते हैं कि येना के सामने ब्लीच टीम के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और वो सब के सब येना को किडनैप कर अपने अड्डे पे ले जाते हैं। येना की बकचोदी यहाँ भी खत्म नहीं हो रही। उसके मुंह पर कपड़ा डाल रखा है, उसके हाथ पैर बांध रखे हैं, फिर भी वो एकदम नॉनसेंस सा सवाल पूछती है। वो उन लोगों से कहती है मुझे ऐसा मत कहना कि मैं किडनैप हो गई हूँ। क्लीनर येना के पास आते हुए कहता है कि सेरेमिक्स पहली बार 700 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरी बार 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस पर
बीक करना पड़ता है, इसलिए एक बहुत गर्म किल्न की जरूरत होती है और इसी वजह से इस जगह से साल के 365 दिन धुआं निकलते रहता है और किसी को शक भी नहीं होता क्या ये परफेक्ट नहीं है एविडेंस को जलाकर राख करने के लिए, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये वही प्लेस है जहाँ पे ब्लीच टीम सारे एविडेंस को जलाकर खत्म कर देती है। क्लीनर ये ना के तोबड़े से कपड़े को हटाता और ये ना कहती कि तुम्हें पता है ना कि तुमने कोरिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल को किडनैप किया है। क्लीनर ये ना से कहता है कि हमें पता है, हमने चेकलिस्ट की हर चीज चेक कर ली है, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि कंफर्म्ड बातों में से पहले 2 आइटम्स ने शक पैदा किया और पहली बात यह है कि तुम एक खास इंसान का पीछा कर रही थी और ये ना कहती है कि वो पीछा करना नहीं था, घर जाने का हमारा रास्ता बस कोइंसाइड हो गया था। और दूसरी बात यह है कि अभी 30 मिनट पहले हमारी टीम बोटेनिकल गार्डन गई थी, हमें वहाँ ऐसे ट्रेसेस मिले जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे, एक पेड़ के नीचे जमीन खोदी गई थी, वो जगह पास्ट के एक इवेंट में वहाँ एक टाइम कैप्सूल दबाया गया था। और ये ना यहाँ पे अपनी चूतिया वाली एक्टिंग चालू कर देती हो, कहती कि टाइम कैप्सूल वो क्या होता है, ये कोई टैबलेट है, वैसे मैं तो सिर्फ पोर्शन ही ले सकती हूँ। अभी मास्क वहाँ आती और कहती कि अनजान बनने से कोई फायदा नहीं होगा, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए हैं और मास्क को सीसीटीवी फुटेज येना को दिखाती है और कहती कि जो लड़की झूठ बोलती है उसकी शादी कभी किसी अच्छे आदमी से नहीं हो सकती। क्लीनर कहता है कि जमीन के नीचे दबाया गया टाइम कैप्सूल ये तो ऐसी चीज थी जिसे हमने भी इग्नोर कर दिया था, चेक करने पर पता चला कि उन सभी टाइम कैप्सूल में से सिर्फ सनलाइट रेस्ट एरिया वाला गायब था, तुमने उसे कहाँ छुपाया है। ये ना मन में ही सोचते कि ये लोग सनलाइट रेस्ट एरिया वाले आइटम को ढूंढने के लिए इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं। और येना को वापस से वही बोटेनिकल गार्डन का सीन याद आता है जहाँ पे वो तोता सियोंगयोन की नकल करते हुए कह रहा होता है कि मैंने अंकल जिनो को मार दिया और येना को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगने लगती हैं और पता नहीं कहां से येना के अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कहती कि कोरिया के लेवल 9 सिविल सर्वेंट होने के नाते मैं क्रिमिनल्स के साथ कोऑर्पोरेट नहीं कर सकती, मैं ये कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतने में मास्क पीछे से आकर येना के ऊपर एक चोक होल्ड लगा देती है। क्लीनर कहता तो चलो फिर ठीक है, अब से तुम अनगिनत बार बेहोश होगी और होश में आओगी, इस प्रोसेस में तुम हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड हेलोजिनेशन में चली जाओगी और बिना महसूस किए सब कुछ सच उगल दोगी और आखिर में बोलने की क्षमता खोने के बाद तुम्हें पास की पहाड़ियों में फेंक दिया जाएगा। जाहिर है कि तुम्हारी ज्यादातर मेमोरीज पूरी तरीके से इरेज कर दी जाएंगी। सिविल सर्वेंट जैसे वेरीफाइड आइडेंटिटी वाले किसी इंसान के लिए रास्ता ज्यादा सेफ है उन्हें मारने की बजाय। धीरे धीरे करके येना का विजन ब्लर होने लगता और वो एकदम से बेहोश हो जाती है और अपने मन में ही सोचती कि वाह तुम तो बहुत खतरनाक बातें करते हो, क्या मैंने बिना बात के कूल बनने की एक्टिंग की, मैंने तो अभी तक कोई रिलेशनशिप भी नहीं देखा है। और फिर वापस से येना को होश आता और उसके फोन से आवाज आ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो येना, मैंने नेविगेशन की आवाज से अंदाजा लगा लिया था, यहाँ पास में सेरेमिक फैक्ट्री एक ही है। यहाँ पे रिवील होता है कि सियोंगयोन का पीछा करते वक्त येना के फोन पर जिसका कॉल आया था वो डोवान था और एक्चुअली येना ने वो कॉल पिक कर लिया था। और अब ये सारी बातें सुनकर डोवान की एंट्री हो चुकी है इस प्लेस पे और डोवान को देखने के बाद येना मुस्कुराते हुए कहती है लगता है इस बार फोन बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। डोवान एंट्री के साथ ही कहता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या इरेज करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने रिसीवर पर सब कुछ सुन लिया था लेकिन अब से मैं तुम सभी को बिना किसी ट्रेस के मिटा दूंगा। और भाई साहब ये लाइन बोलते वक्त डोवान थोड़ा सा चटका हुआ लग रहा है और इसने मास्क के ऊपर एक चोक होल्ड तक लगा रखा है। सीन वापस से शिफ्ट होता और हम पहुंच जाते हैं सियोनजे के पास जिसने अपने कपड़े धो लिए हैं, उन्हें सुखा लिया और अब फोल्ड करके रख रहा है। सियोनजे अपने सामने खड़े बंदे से कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें ब्लीच टीम के बारे में काफी कुछ जानना है और क्या बताओ तुम्हें ब्लीच का मेन मिशन एविडेंस डिस्ट्रॉय करना होता है पर फंडामेंटली वो कॉम्बेटेंट्स हैं, नाइलोन की तरह टफ और स्ट्रॉन्ग। वापस से आते हैं ब्लीच टीम और डोवान के ऊपर जहाँ पे क्लीनर कह रहा होता है कि मजाक करना बंद करो, तुम मेरा मास्क गंदा कर रहे हो। डोवान कहता है कि मैंने फोन पर सब कुछ सुन लिया है तो डिनाई करने की सोचना भी मत और मुझे आंसर दो, तुम सनशाइन शेल्टर के सारे ट्रेसेस क्यों इरेज कर रहे हो। क्लीनर कहता है कि हम ये सब बातें नहीं बता सकते और डोवान कहता है फिर इतना ही बता दे कि तुझे ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया था और क्लीनर का फिर से वही जवाब होता है कि हम ये भी नहीं बता सकते। फिर डोवान खुद ही चिल्लाते हुए कहता है कि सियोंगयोन जी मैं सही बोल रहा हूँ है ना। क्लीनर कहता है कि लगता है एक और ऐड हो गया, जिन लोगों को हमें इरेज करना है उनके नंबर्स में। इतने में ही हम देखते हैं कि गॉगल्स पीछे से डोवान की तरफ रस करते हुए आता है और अपने शोल्डर से डोवान को हिट करता है जिससे डोवान थोड़ी दूर जाता है और गॉगल्स अपना शोल्डर सही करते हुए कहता है कि मेरा शोल्डर काफी ज्यादा दुख रहा है, मेरे पैरों की मसाज कर देना। और लिटरली भाई इस बात का कोई सेंस भी बनता है। पहले अब हमारा डोवान थोड़ा सा एंग्री वाले मूड में आ चुका है, वो कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दे इससे पहले कि मैं तुझे आग के गड्ढे में फेंक दूं। इतनी खतरनाक धमकी देने के बाद अपना डोवान येना के हाथ पैर खोलता और उसे एक जगह लेटाकर कहता है कि मुझे माफ कर देना येना, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी खराब हालत हुई है, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करो। डोवान का इतना दयालुपन देखने के बाद मास्क कहती ये तो बहुत ही ज्यादा काइंड है पर अपना टकला बूट्स कहता है कि वो कमीना क्या उसे पता भी है, हमारी तरफ हॉस्टिलिटी दिखाना हेडक्वार्टर्स को
चैलेंज करना होता है। बूट्स अपने हाथों में डिटर्जेंट स्प्रे लेकर डोवान की तरफ रस करता है और डोवान कहता है कि हेडक्वार्टर या फिर गवर्नमेंट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सियोंग यून कहाँ पे है। और इस पॉइंट पे डोवान का घुटना बूट्स के थोबड़े पर पड़ने ही वाला होता है, पर हम देखते हैं कि बूट्स एकदम से अपना रूट ही चेंज कर देता है और वापस से टर्न करते हुए कहता है कि जितना ताकतवर डिटर्जेंट होता है वो उतना स्लिपरी भी होता है। और हमें पता चलता है कि लोंडा पूरे फर्श पर डिटर्जेंट गिरे जा रहा है और उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। बूट्स वापस से डोवान की तरफ रस करता है और कहता है कि सीमेंट के फ्लोर को भी आइस की सीट बनाने के लिए डिटर्जेंट काफी है। और डोवान शॉक होते हुए पूछता है कि फ्लोर को स्लिपरी बना के तुझे क्या एडवांटेज मिलने वाला है। और इतने में हम देखते हैं कि डोवान आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर डिटर्जेंट की वजह से फिसल जाता है और बूट्स कहता है कि इसका यही फायदा है और डोवान के ऊपर एक लात लैंड करने ही वाला होता है। पर इतने में हम देखते हैं कि डोवान इसके थोबड़े पे एक पंच जड़ देता है। पर इस वक्त डोवान जमीन पर पड़ा होता है और पीछे से मास्क आकर उसके ऊपर एक चोक होल्ड लगा देती है और कहती है वो पहले का बैक हग उसका मतलब क्या था। पर शायद बेचारी ने किसी गलत बंदे को पीछे से हक कर लिया। भाई लिटरली डोवान अपना एक हाथ हवा में उठाते हुए मास्क को बहुत गंदा फेंकता है और अपने पैरों पर खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर वो किस बारे में था। पर आगे हम देखते हैं कि गोगल्स अपना काउंटडाउन शुरू करता है और डोवान की तरफ फुल स्पीड में रस मारता है। पर क्योंकि हमारे बूट्स भाई ने पूरे फ्लोर पर डिटर्जेंट घेर रखा था, बेचारे का पैर फिसलता और गोगल्स उड़ते हुए जाकर दीवार से टकराता है और डोवान ये सब देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये किस तरह का चूतिया सा ग्रुप है। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम आ जाते हैं सियोन जे के ऊपर जिसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अपने सामने वाले बंदे से कहता है तो तुम पूछ रहे हो कि मैं किस टीम को चार्ज करता हूँ? हेडक्वार्टर्स में मैं इकलौता बंदा हूँ जिसकी कोई टीम ही नहीं है। और क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे अकेले काम करने को बोला था। ये कितना अनफेयर है, मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ मिस सिंसीहे। काफी लंबे टाइम बाद रिवील होता है कि सियोन जे के साथ जो बंदा था वो सी है और ये बड़वा अपनी दुकान छोड़ के सियोन जे के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। खैर सीए सियोन जे का रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं मिस नहीं मिस्टर हूँ। वापस से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सीए स्नैक बार बिल्कुल ठीक ठाक है और सीए वहाँ पे अपना काम कर रहा है और इस पॉइंट पे इस बड़वे की दाढ़ी भी नहीं है और एक कस्टमर की आवाज आती है कि ये काफी डिलीशियस है। सीए एकदम चमकता हुआ चेहरा लेकर पीछे घूमते हुए कहता है कि शुक्रिया हमारे त्योक बोकी। पर इतने में वो बंदा उसे बीच में ही रोक देता और कहता है कि वो नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ सिंसी है। और इस वक्त एक कस्टमर अपने फोन पर सीए की फाइटिंग सीन ही देख रहा होता है और वो सीए से कहता है कि फाइट करते टाइम तुम बिल्कुल अलग पर्सन बन जाते हो, तुम्हें फाइट एंजॉय करते देखना काफी एपेटाइजिंग है। सीए सुनते ही अपने ग्लासेस उतारता है और गुस्से में कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और रिवील होता है कि ये कस्टमर सियोनजे होता है जो सीए की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक टेम्पटिंग ऑफर देने की सोच रहा हूँ, सुनना चाहोगे? वापस से आते हैं प्रेजेंट के अंदर जहाँ पे सीए सियोनजे से कहता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया सर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? और सियोनजे का रिप्लाई हमेशा की तरह एकदम चिल, शायद तुम्हारे ट्योक बोकी अच्छे थे इसलिए। सीए कहता है कि आप मेरे जैसे बंदे के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं और सियोनजे कहता है कि अभी के लिए ये एक सीक्रेट है। सीए कहता है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा सर, लेकिन बदले में वो प्रॉमिस आपको पक्का पूरा करना होगा। उसकी वजह से मैंने बोरमेडोंग को छोड़ा और अपनी दादी को भी। सियोनजे कहता है कि ऑफ कोर्स वो हमारा प्रॉमिस है। और बोरमेडोंग की बात करें तो हार्डोवान अभी ब्लीच टीम से फाइट कर रहा है। सीए ये सुनते ही एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, और डोवान ही क्यों? सियोनजे कहता है कि मुझे डिटेल्स के बारे में अभी नहीं पता और सीए पूछता है क्या डोवान ठीक रहेगा? और सियोनजे का रिप्लाई होता है कि मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है। अब वापस से हमें ब्लीच टीम का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पे बैकग्राउंड में सियोनजे की नरेशन आ रही होती है क्योंकि उन्हें स्पेसिफिकली टीम बोला जाता है। एक टीम एक सिंगल एंटिटी होती है, हालांकि उनकी इंडिविजुअल एबिलिटीज थोड़ी कम हो सकती हैं, पर जिस मोमेंट वो एक टीम की तरह मूव करते हैं उनकी कॉम्बैट पावर एक मेयर रिप्रेजेंटेटिव के लेवल को भी सरपास कर जाती है बाय ए लॉन्ग शॉट। क्योंकि अब ब्लीच टीम के मेंबर्स भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। क्लीनर डोवान की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारे टीम मेंबर्स का बिना आंख झपकाए सामना करना ये सच में सरप्राइजिंग है। इससे मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें और जल्दी निपटाना पड़ेगा। एग्जैनिटर वो होता है जो क्लीनिंग टूल्स को पूरी तरह से फ्रीडम के साथ हैंडल कर सके। एवरीवन अटेंशन, अभी से हम सफाई शुरू करेंगे। और भाई साहब डायलॉग तो अच्छा था पर सर पे सच में ये टोपा लगाना जरूरी था क्या? डोवान क्लीनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सफाई से क्या मतलब है तेरा? क्लीनर डोवान की तरफ देखते हुए कहता है कि हम इस दुनिया से दो तरह के दाग मिटाने का काम करते हैं। पहला वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरा वो इंसान जो इस इन्फॉर्मेशन को जानता है। तुम्हारा नामो निशान आज पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, वापस से आते हैं बोटेनिकल गार्डन के ऊपर जहाँ पे दो पुलिस वाले यहाँ के केयर टेकर से कह रहे होते हैं कि एक टाइम कैप्सूल का चोरी मामला, सीसीटीवी डाटा ना होने से इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर अब अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और एक केयर टेकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपका शुक्रिया, संभाल के जाइएगा। केयर टेकर उस टाइम कैप्सूल वाले गड्ढे की तरफ देखते
देखते हुए कहती कि ऐसा कौन ही करेगा, किसी को टाइम कैप्सूल क्यों ही चाहिए होगा, हमने 4 साल पहले उसे दबाया था। तभी वो पैरट ऊपर से उड़ते हुए जाता है और कहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो, इंट्रूजन ट्रेसेस चेक करो, हमको टीम लीडर से जुड़ी कोई भी चीज बाहर लीक होने से हर हाल में रोकनी है। और इस तोते की बातों से तुम सीधा सीधा समझ सकते हो कि ये ऑफकोर्स ब्लीच टीम की बातों को ही रिपीट कर रहा है। और एक केयर टेकर डीप थिंकिंग में चली जाती है कि आखिर टीम लीडर कौन है। वापस आते हैं डोवान और ब्लीच टीम की फाइट पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ माहौल एकदम धुआं धुआं हो रखा है। और हम देखते हैं कि क्लीनर के हाथ में इस वक्त एक डिवाइस है जिससे ये बाकी सारे मेंबर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब इसके बाद फाइट हो रही है, तो मैं सिर्फ फाइट को एक्सप्लेन करूंगा, इनके छोटे मोटे डायलॉग्स को अभी के लिए स्किप करते हैं। बस इतना जान लो कि क्लीनर इन लोगों को ऑर्डर देगा कि इधर से जा उधर से जा, ये कर वो कर, तो वो बंदा वही चीज करेगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि बूट्स डोवान की तरफ आते हुए उसकी तरफ एक किक थ्रो करता है जिसे डोवान इजीली डॉज कर लेता है, बट पीछे से मास्क आती है और उसे पकड़ लेती है। डोवान मास्क को देखने के लिए पीछे टर्न करता है, पर इतने में बूट्स डोवान की आंखों में डिटर्जेंट डाल देता है। और इतनी घटिया हरकत के बाद बूट्स कहता है कि PV3 क्लीनर, ये डिटर्जेंट बस पुरानी चीजों को ही साफ नहीं करता, ये तुम्हारी आंखों को भी गला देगा। मास्क पीछे से डोवान का टेटुआ दबाते हुए कहती है क्या यह दर्द दे रहा है, अगर दे भी रहा है तो मर जाओ। और बूट्स डोवान के ऊपर एक बहुत ही गंदी किक लैंड करता है, पर बेचारे का नसीब खराब था क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि अपना डोवान तो स्पेशल चाइल्ड है, उसके ऊपर डिटर्जेंट का कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि वो अपनी कोई स्किल जिसका नाम साइकिल ऑफ लाइट है उसे यूज कर अपनी आंखें ठीक कर लेता है। और कहता है कि ये चूतियाबा मुझ पे काम नहीं करेगा, और बूट्स के अटैक को रोक भी लेता है। पर क्लीनर ऑर्डर देता है इस बार गोगल्स को कि जाओ टूट पड़ो, और गोगल्स भाई साहब फुल स्पीड में डोवान की तरफ रस मारता है। और गोगल्स एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि डोवान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। गोगल्स डोवान से कहता है कि मेरे अटैक को किसी बुल की तरह झेलना, तुम तो कमाल के हो। और इसके बाद क्लीनर ऑर्डर देता है ग्लव्स को, और इस वक्त ग्लव्स पे पता नहीं क्या लावा जैसी चीज लग रखी है, मतलब ओवरऑल उसके ग्लव्स कुछ ज्यादा ही हीट हो रखे हैं। ग्लव्स डोवान के कंधों पर अपने ग्लव्स रखता है और कहता है कि भट्टी में गर्म किए गए हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स पर स्विच कर रहा हूँ, अब जान जाने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। और हम भी नोटिस कर सकते हैं कि इन चीजों से डोवान की हालत भी थोड़ी खराब हो रही है। क्लीनर कहता है कि दर्द की वजह से इसका फोकस बिल्कुल टूट चुका होगा, अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। मास्क नीचे के जॉइंट्स पर जाओ, गॉगल्स क्लोज कॉम्बैट स्टैंस में आओ, बूट्स अपने वेपन्स को छोड़ दो और अपना बैलेंस पाओ। और ये सब करने के बाद एक साथ फाइनल क्लीन अप प्रोसीजर शुरू करो। और हमें देखने को मिलता है कि डोवान की बहुत ही गंदी फील्डिंग सेट होने वाली है। क्लीनर चिल्लाया जा रहा है चेक चेक चेक, और हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर धुआं धुआं हुए जा रहा है। और हम देखते हैं क्लीनर एकदम से शॉक हो जाता है, उसके मुंह से चेक की जगह सिर्फ च ही निकलता है। और हम देखते हैं कि पूरी ब्लीच टीम एकदम से हवा में उड़ते हुए जा रही है। क्लीनर धुआं हटते ही डोवान की तरफ देखता है और कहता है तो ये बात थी, इतने देर से तुम हमसे लड़ नहीं रहे थे बल्कि किसी चीज को बचा रहे थे। और आगे हम देखते कि इस बिल्डिंग की छत गिरने ही वाली है, और क्लीनर का रिएक्शन कुछ यही होता है कि दत्त तेरी की, मैंने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वेल हालांकि ये बिल्डिंग कमजोर थी, पर इसके गिरने की वजह यह है कि डोवान ने जब ब्लीच टीम के मेंबर्स को हवा में उड़ाया था पंचेस मार के, तो इनमें से 2 बूट्स और गोगल्स जाके 2 साइड के पोल से टकराए थे, जिस वजह से बिल्डिंग गिरने वाली है। और एकदम से बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह जाती है। और हम देखते हैं कि डोवान ने फास्ट बूस्टर यूज कर येना को उठाकर बिल्डिंग से बाहर ला लिया था टाइम पे। और वो पीछे घूमते हुए एकदम कूल से अंदाज में कहता है तुम लोग इसे क्लीन अप बोल रहे थे, पर यहाँ तो पूरा रायता फैल चुका है। यहाँ पे सीन कट होता है, हम देखते हैं कि येना एक बिस्तर पे पड़ी हुई है और एकदम से उसे होश आता है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं फालतू में ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस मेरी जान को बख्श दो। येना उठती है और उसे दिखता है कि वो जिंदा है, और वो पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। और तभी डोवान गेट खोलते हुए एंटर करता है और कहता है तो येना तुम्हें होश आ गया। येना कहती है क्या मैं इतनी देर से बेहोश थी, और डोवान कहता है इसे बेहोश तो नहीं कह सकते, आप तो खर्राटे मार के सो रही थी। येना कहती है अरे यार तुम तो डर ही गए होगे ना, वो किडनैपर्स कहाँ हैं। डोवान कहता है कि अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि उनको उनका जजमेंट मिल गया है, वैसे ये ना आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों ही लिया। पर ये ना डोवान के मुंह पर उंगली रखते हुए उसे चुप करा देती है और कहती कि फिलहाल के लिए मेरे साथ चलो। और ये दोनों एक कचड़े वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये ना कचड़े के अंदर कुछ खोजने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखते ही डोवान कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और ये ना कहती है आपकी प्राउड 9th ग्रेड सिविल सर्वेंट किम येना ने आखिरकार वो चीज खोज ही ली, जमीन के बहुत नीचे गड़ा कर रखी हुई चीज, द टाइम कैप्सूल। मैंने इसे योगर्ट आइसक्रीम जैसे डिस्गाइज कर दिया था ताकि किसी को पता ही ना चले। कैसा लगा, बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा है ना। डोवान टाइम कैप्सूल की तरफ देखते हुए कहता अरे ये तो सनशाइन शेल्टर का टाइम कैप्सूल है ना। येना कहती कि चलो इसे जल्दी से खोलते हैं। डोवान टाइम कैप्सूल को खोलता और येना के दिमाग में ये चल रहा होता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो किडनैपर्स इसके पीछे इतनी जोर लगाकर पड़े हुए थे।
डोवान जैसे उस टाइम कैप्सूल को खोलता है, हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ कैंडीज थी, कुछ खिलौने थे और एक पेन भी थी और इसके साथ कुछ लेटर्स भी थे। ये ना डोवान की तरफ देखते हुए उसका नाम लेती है, पर अपना डोवान तो अब एकदम से चटक चुका है। वो ये ना से कहता है कि आपने क्या बताया था, वो जगह कहाँ है। तो डोवान के चटकने की वजह ये थी कि उसे एक लेटर मिला था जिसके ऊपर एक स्माइली बना था, और ये स्माइली मोस्टली तुम लोगों ने वहीं देखा होगा उस गमले पे जिसे सियोंग यून लेकर डोलते रहता है। डोवान उस लिफाफे को खोलता है और उसके अंदर जो लेटर होता है वो जिन्नों के लिए होता है, और उसे देखते ही डोवान एकदम हाइपर हो चुका है। वो कहता है कि आखिर वो जगह कहाँ है जहाँ तुम सियोंग यून से मिली थी। यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है पूरे 4 साल पहले की बात, जब ये टाइम कैप्सूल इवेंट हुआ था, जिसमें हम सीधा सीधा देख सकते कि बहुत सारे लोग आए थे और हम उस तोते को भी देखते हैं जो बोल रहा होता है कि हम इसे 1 घंटे में ब्यूरी करने वाले हैं। और वो केयर टेकर भी यहाँ पे मौजूद है जो कहते हैं कि प्लीज वो सारे आइटम्स गैदर कर लीजिए जो आप अपने टाइम कैप्सूल के अंदर रखना चाहते हैं। और इस इवेंट के अंदर हम सियोंग यून को भी देख सकते हैं जो आया हुआ है। वेल, इस टाइम कैप्सूल इवेंट में लोगों की बकचोदी अलग ही लेवल पर चल रही है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है कि आखिर तुम इसके अंदर क्या रखने वाले हो, और दूसरे बच्चे का जवाब होता है कि चौरंगी, जो कि एक तरह का ड्राई फ्रूट है। और एक इंसान कह रहा होता है कि ये वो पपी था जिसे मैं काफी लंबे टाइम से पाल रहा था, लास्ट ईयर एक कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई थी। और मे भी इस बंदे की बात सुनकर ही सियोंग यून मोटिवेट हो गया हो ब्रेक फेल करने के लिए। इसके बाद सियोंग यून एक बोर्ड के पास जाता है जिसके ऊपर एक काफी प्यारा कोट लिखा रहता है जिसे मैं नहीं पढ़ूंगा, खुद पढ़ लो। इतने अच्छे कोट को देखने के बाद भी सियोंग यून के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होते, और तभी उस बोर्ड के पीछे से आवाज आती है, क्या तुम ठीक हो मेरे दोस्त, मैं एक ट्री फेरी हूँ। सियोंग यून तुरंत पहचान जाता है कि ये जिन्नो था, और जिन्नो कहता है ओहो तुमने मुझे पकड़ लिया। और वो सियोंग यून से आगे कहता है कि बाकी सब तो टाइम कैप्सूल ब्यूरी करने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, तुमने डिसाइड किया कि तुम आखिर अंदर क्या रखने वाले हो। और सियोंग यून का रिप्लाई होता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्नो सियोंग यून की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, और बाकी सब चीजों से अलग लगता है ये एक ऐसी टेंशन है जिसके बारे में तुम बात नहीं कर सकते। ऑलराइट, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। जिन्नो सियोंग यून को एक लेटर देता है और कहता है कि एक ऐसा लेटर जो तुम किसी और को नहीं बता सकते, सारी वरीज एंड एंग्जाइटीज ट्रबल्स उन्हें वहां लिखने की कोशिश करो, फिर इसे टाइम कैप्सूल में डाल दो और जमीन में गहरा ब्यूरी कर दो। क्या तुम्हें नहीं लगता इससे तुम थोड़ा ज्यादा इजी फील करोगे। सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्लीच टीम को, जहाँ पे हम देखते हैं कि मास्क कह रही होती है उसने मुझे भी मारा, कितना मीन है, मैं तो एक लड़की हूँ ना। उड्स कहता है कि आंखों पर इतना जोरदार डिटर्जेंट का हिट लगने के बाद भी वो ठीक कैसे था, क्या मैंने इसके अंदर कुछ गलत स्टफ डाल दिए थे। और ये कहने के बाद वो बड़वा खुद की आंखों में डिटर्जेंट मार लेता है और जोर से चिल्लाता है। गोगल्स कहता है कि जहाँ मुझे मारा था वो स्पॉट तो अभी तक थ्रॉब कर रहा है, मुझे इस चीज का फायदा उठाते हुए नए सॉक्स पहन लेने चाहिए। और इस बंदे की बातों में कोई लॉजिक ही नहीं होता। प्रिंसम में सबसे समझदार है ग्लव्स, वो बिल्डिंग के टूटने के लॉस को कैलकुलेट कर रहा होता है। क्लीनर चिल्लाते हुए कहता कि एकदम से सबके सब चुप हो जाओ, और अपने पास पड़े डिवाइस की तरफ देखते हुए कहता कि लेट रिपोर्ट के लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ टीम लीडर जी सियोंग यून। वेल, इसके पास जो डिवाइस है वो रेडियो कॉल है, फोन है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। खैर, क्लीनर आगे सियोंग यून को बताता है कि सिनवुजू वाला मैटर बिना किसी ट्रेस की क्लीनली हैंडल कर लिया गया है। हाउएवर एक और प्रॉब्लम आगे आ गई है। सिनवुजू अकलाते हुए कहता है कि कैसी प्रॉब्लम। क्लीनर बताता है कि सनशाइन शेल्टर वाले हाजिनो का बेटा, ऐसा लगता है कि उसने बोटेनिकल गार्डन में ब्यूरी की गई टाइम कैप्सूल निकाल ली है, क्या उसके अंदर ऐसा कुछ था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और भाई साहब, जैसे ये बात सियोंग यून के कानों में जाती है वो एकदम से अकलाने लग जाता है। क्लीनर कहता है कि टीम लीडर हम श्योर करेंगे कि टाइम कैप्सूल को जितनी जल्दी हो सके रिट्रीव कर ले। अब आते हैं सियोंग यून के ऊपर जो बेचारा हकलाया जा रहा है, और उसे जिन्नों की याद आने लगती है कि कैसे जिन्होंने उसे लेटर दिया था और कहा था कि इस लेटर को अगर तुम जमीन के अंदर दफना दो तो तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा। सियोंग यून बोटेनिकल गार्डन के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहां पे सही में वो टाइम कैप्सूल नहीं है, तो वो हकलाते हुए कहता है कि तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, नो वे, ये गायब हो गया, उन्हें पता चल जाएगा, मैं उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने उन्हें मार दिया। और भाई साहब, यहाँ पे मैंने जो एक्टिंग करी है मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही घटिया कर दिया मैंने। वापस से हमें फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग यून जिन्हों से कह रहा होता है कि लेकिन मिस्टर आप हमेशा मुझे अपने साथ क्यों ले जाते हो, बाकी सब लोग जैसा मैं दिखता हूँ वो कहते हैं कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है, वो मुझे हेट करते हैं, जिस तरह से मैं उनसे बात करता हूँ, जिस तरीके का मैं दिखता हूँ वो सब। और जिन्हों स्माइल करते हुए कहता है कि वो सारी चीजें जो तुमने अभी मेंशन की सियोंग यून, तुम्हारी वो सारी बातें मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। सियोंग यून कहता है कि चाहे मैंने कोई हॉरिबल चीज की हो तब भी। और जिन्हों कहता है कि ऑफ कोर्स, और शायद इसे ही कहते हैं अपने हाथों अपनी कवर खोदना। और यहाँ से परमिशन मिलने के बाद सियोंग यून पेज के पिलास लेकर पहुंच जाता है जिन्हों की कार के पास ब्रेक फेल करने के लिए, और मन में ही सोचता है क्या मैंने उन्हें मार दिया। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो अपना सर पकड़कर हकलाया जा रहा है, और तभी उसके पैरों के पास उसे वही सेम लेटर देखने को मिलता
है। और लेटर देखने के बाद सियोंग यून हकलाते हुए कहता है ये तो मेरा लेटर है, आखिर ये यहाँ क्यों ही है। हम देखते हैं कि सियोंग यून के पीछे आ चुका है डोआन, और भाई साहब वो कितना ज्यादा बैडस लग रहा है इस पैनल में। सियोंग यून पीछे मुड़ते हुए कहता है तुम तो, पर इतने में डोआन सियोंग यून के थोबड़े पे एक बहुत ही गंदा पंच रख कर देता है। इसके बाद का सीन कुछ ऐसा है कि डोआन सियोंग यून को कूटे जा रहा है और हमें पता चल रहा है कि लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था। तो मैं लेटर की बातों को बताता हूँ तुम लोगों को, और सियोंग यून की पिटाई तुम पैनल में देखते रहो। अंकल आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, क्योंकि आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हो जबकि बाकी सब लोग मुझे हेट करते हैं, इसलिए एक पॉइंट पर आकर मैंने आपको अपने पेरेंट की तरफ फॉलो करना शुरू कर दिया। पर अंकल आप सनशाइन शेल्टर के सारे किड्स के साथ इतने काइंड क्यों हो? उन बच्चों को तो और भी बहुत से लोग लव करेंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ आप ही हो, ये कितना अनफेयर है ना। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं आपको सिर्फ अपने पास रखने वाला हूँ। मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि आपने मुझे बोला कि आप मुझे पसंद करेंगे चाहे मैं कुछ भी करूँ। मैं अभी इतना थ्रिल्ड हूँ आपके फाइनल मोमेंट के बारे में सोचकर, आपका सारा लव सिर्फ अपने पास रखने के बारे में सोचकर। और इतना ही था उस लेटर के अंदर, और इस वक्त डोआन ने सियोंग यून को गुद्दी से पकड़ रखा और वो पूरी तरीके से रेज से भरा हुआ है। यहाँ पे शिफ्ट होता और हम देखते हैं बुली काउंसिल हेडक्वार्टर को, जहाँ पे हमें चियोंगुल देखने को मिलती है और वो रास्ते से गुजर रही होती है। पर तभी उसे सियोंग यून के कमरे के आगे काफी सारी मिट्टी और पत्ते पड़े हुए दिखते हैं, और जैसे ही चियोंगुल सियोंग यून के कमरे के पास जाती है उसे दिखता है कि सियोंग यून का कमरा पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है। तो वो तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकालती है और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती है कि कोड बी सिचुएशन डिटेक्ट हुई है, सियोंग यून जी ने बिना ऑथराइजेशन के अपनी पोस्ट छोड़ दी है, तुरंत बैकअप चाहिए। वापस आते हैं बोटेनिकल गार्डन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि डोआन ने सियोंग यून को अभी भी गुद्दी से ही पकड़ रखा है। डोआन गुस्से में कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया तुमने। सियोंग यून बेचारा अकलाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर डोआन इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में भरा हुआ है कि उसके हाथ की गर्दन की हर जगह की नसें दिख रही है, और वो गुस्से में एक तगड़ा पंच मारता है सियोंग यून के फेस पे, जिससे सियोंग यून के पीछे वाला पेड़ तक टूट जाता है। और इसके बाद वो सियोंग यून के चिन पे एक बहुत ही गंदा पंच मारता है, जिससे सियोंग यून उड़ते हुए जाता है। सियोंग यून अभी हवे में ही होता है, पर डोआन भी हवे में जाता है और सियोंग यून से ऊपर ही चला जाता है और कहता है कि अगर सिर्फ अपोलॉजी से बात बन जाती तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। और ऊपर से ही सियोंग यून के ऊपर बहुत गंदा हिट करता है, जिससे पहली बार सियोंग यून के सर से वो टोपी हट जाती है और वो जमीन पे बहुत गंदा गिरता है। बट अगेन सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं येना को, जो कि बिस्तर पर पड़े हुए सोच रही है कि डोआन ठीक तो होगा ना। क्या होगा अगर उसके गुस्से वाला इशू अचानक से फिर से बढ़ गया? क्या होगा अगर वो बाहर जाके लोगों को पीट रहा होगा? अगर मैंने उसे ये वाला हिस्सा भी दिखा दिया होता तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था, इसलिए मैं उसे ये नहीं दिखा पाई। और हमें पता चलता है कि येना उस टाइम की बात कर रही है जब वो सियोंग यून को फॉलो कर रही थी और सियोंग यून अचानक से रुक गया था, और सियोंग यून रुकने के बाद अपने गमले को देखते हुए पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा था। और अभी प्रेजेंट में भी वो डोआन से फाइट करते वक्त अपने गमले को देखते हुए पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा है, और हकलाते हुए वो डोआन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने उन्हें मार दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं इस हेड के नीचे अटक कर बोलूं या अपना गंदा चेहरा छिपाओ, तुमने कहा था तुम्हें मेरी हर चीज पसंद है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान थे। और यहाँ पे सियोंग यून का फेस रिवील भी हो चुका है, और बेचारे के फेस रिवील के साथ ही डोआन उसे फिर से बहुत गंदा हिट करता है, जिससे सियोंग यून उड़ते हुए काफी दूर जाता है। फिर से वही बदतमीजी वाली बात, सियोंग यून उड़ ही रहा होता है पर डोआन फिर से उसके पास आता है और उसके पेट पर फिर से एक गंदा सा पंच जड़ देता है। और भाई साहब इसके बाद सियोंग यून जो उड़ता है उड़ते ही जाता है, उड़ते ही जाता है, और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्क्रीनशॉट है। डोआन सियोंग यून को गले से पकड़कर हवा में तान देता और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है कि तुम अभी भी एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो। और तभी अचानक से धीरे धीरे कर कर बोटेनिकल गार्डन का माहौल एकदम से चेंज होने लगता है, और बोटेनिकल गार्डन में लगे सारे शीशे एकदम से टूट से जाते हैं, और भाई साहब कितना बैड सीन लग रहा है ये। और डोआन बेचारा अपने फादर की मेमोरीज को याद करने लगता है, उनके साथ गेम खेलना, कंधे पे बैठकर घूमना, खाना और बाकी सारी चीजें। इतना सब करने के बाद भी डोआन का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, और वो कहता है कि मैं इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दे सकता, चल जल्दी से खड़ा हो जा। डोआन सियोंग यून की तरफ बढ़ ही रहा होता है, पर तभी पीछे से आवाज आती कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, मैंने अभी अभी इसकी सफाई करवाई थी और अब ये कांच के टुकड़ों से भर गया है। डोआन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है तुम, और हमें पता चलता है कि ये बंदा है सियोंजे, और इसकी एंट्री यार हमेशा ही कूल लगती है, पता नहीं क्यों। सियोंजे कहता है कि काफी लंबे टाइम बाद मिले मेरे जूनियर, तुम काफी बड़े हो गए हो, हेडक्वार्टर से पंगा लेने जितने। सियोंग यून बेचारा जमीन पर पड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें कहूंगा कि इस पैनल को याद रखना। सियोंजे डोआन से कहता है कि ब्लीच टीम के साथ पंगा
लेना ये तो एक अलग बात है, पर हेडक्वार्टर के मेंबर पर हाथ उठाना ये तो लाइन क्रॉस करने वाली बात हो गई। और भाई साहब एक फ्लैश के अंदर ही सियोंजे ऊपर से नीचे की तरफ आ चुका है। कितना कूल है ये बंदा। और डोवान भी ये सीन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रखा है, और जैसे वो पीछे टर्न करता है सियोंजे वापस से उसके आगे निकल जाता है एक फ्लैश के अंदर, और कहता है कि अब तक जितने भी ट्रेटर्स ने हेडक्वार्टर की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है उन सब की गर्दन उसी छुरे से काट दी गई है। डोवान सियोंजे से कहता है कि आप फट जाइए प्लीज सीनियर, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। सियोंजे कहता है कि ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेरा ही रोल एग्जीक्यूशनर का है जो ट्रेटर्स की गर्दन पर अपनी तलवार चलाता है, उनकी गर्दन पर जो हेडक्वार्टर्स के खिलाफ अपनी तलवार उठाने की हिम्मत करते हैं। और भाई साहब इसके बाद हमें सियोंजे का ऑरा देखने को मिलता है, और भाई साहब क्या कूल ऑरा है, और ये ऑरा डोवान को भी फील हो रहा होता है और बेचारे के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो मन में ही सोचता है कि मैं तो हिल तक नहीं पा रहा। सियोंजे कहता है कि अभी के अभी वापस लौट जाओ, ये लास्ट वार्निंग है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ मेरे प्यारे जूनियर। पर डोवान कहाँ सुनने वालों में से है, वो एकदम से अपना पंच बनाकर सियोंजे के ऊपर कूदते हुए कहता है कि साइड हट जाओ, और ये पंच काफी बेहतरीन तरीके से लैंड करता है। जैसे ये धुएं जैसी चीज हटती है हम देखते हैं कि सियोंजे ने डोवान के पंच को काफी इजीली ब्लॉक कर लिया है, और ब्लॉक के साथ साथ सियोंजे का दूसरा हाथ डोवान की चेस्ट पर पड़ा होता है। सियोंजे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये आखिरी वार्निंग थी। और लिटरली इतनी कूल लाइन बोलने के बाद ये बंदा एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा हाथ लगा दुखने, तुम कितने बुरे हो, मैं तो तुम्हें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फाइनल वार्निंग देने का प्लान बना रहा था। डोवान कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। अब इसके बाद का सीन कुछ ज्यादा ही कूल है। आसमान से एक पत्ता धीरे धीरे कर कर गिरता है, और जब तक तुम देखोगे इस पत्ते के सामने अपना सियोंजे है, पर जैसे ये पत्ता नीचे आता है सियोंजे एकदम से गायब। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि सियोंजे ने सियोंगयुन को अपने कंधे पे उठा रखा है, और वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा भारी हो। और भाई साहब इसके बाद लिटरली वो सियोंगयुन को अपने कंधे पे उठाए भाग जाता है, और कहता है कि हमें भागना पड़ेगा। डोवान सियोंजे को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और कहता है कि रुको, पर एकदम से वो गिर सा जाता है। सियोंजे पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में नहीं हो सकती, तुमने ना सिर्फ ब्लीच से फाइट की बल्कि इस बंदे को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा है। पर भाई मेरा मानना यह है कि डोवान लड़ने की वजह से नहीं गिरा, बल्कि सियोंजे ने जो उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखा था उसने ही कुछ करा होगा। आगे सियोंजे कहता है कि बस अब खत्म हो गया, एक अच्छी नींद लो और होश में आओ मेरे क्यूट जूनियर। इसके बाद हम सीए को देखते हैं जो कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कार में वेट करने को, पर ये तो एक रिक्शा है। तभी अचानक से सियोंजे सियोंगयुन को अपने कंधे पर लेकर ऊपर से जंप मारता है रिक्शा की तरफ, और कहता है कि ओए बड़े दाढ़ी वाले भाई साहब जल्दी से गाड़ी को फुल स्पीड में भगाओ। और सीए बेचारा यहाँ पे बैल वाला काम कर रहा है, और सियोंजे पीछे बैठा हुआ और वो कहता है कि आखिरकार अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। सीए कहता है कि अचानक से क्या हो गया, बड़े भाई डोवान का क्या, वो ठीक तो है ना, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना। सियोंजे कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, और सच कहूँ तो चोट उसे नहीं हमें लगी है। और सियोंजे अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि उसने सच में मुझे एक सॉलिड हिट मारा था, क्यों है ना। अब वापस से सुबह होती है, हम देखते हैं बोटेनिकल गार्डन को जिसके पास में एक छोटा सा घर है जिसके अंदर अपना डोवान आराम कर रहा होता है, और एकदम से उसकी नींद खुलती है और वो पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। और डोवान की चेस्ट पर इस वक्त वही पैरट होता है जो हमें काफी लंबे टाइम से कई बार देख चुका है। वो सियोंजे की बात को रिपीट करते हुए कहता है कि एक अच्छी नींद लो और होश में आओ मेरे क्यूट जूनियर। पैरट को देखते ही डोवान एकदम डर सा जाता है और तुरंत उठकर बैठ जाता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और आखिर मैं ऐसी जगह पर क्यों हूँ। और आगे हमें उसी बोटेनिकल गार्डन की केयर टेकर देखने को मिलती है जो डोवान की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम उठ गए, चलो अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग। डोवान उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, और वो बताती है कि मैं इस बोटेनिकल गार्डन की केयर टेकर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वो हूँ जिसे तुमसे कोई काम है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बुली काउंसिल हेडक्वार्टर को, जहाँ पे मिन्यूल सियोंगयुन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, ऐसा लगता है तुमने काफी मार खाई है। सियोंगयुन हकलाते हुए कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। मिन्यूल खड़ा होते हुए कहता है ये तो रिलीफ की बात है, बोटेनिकल गार्डन में जो हुआ उसके बारे में मुझे पहले ही रिपोर्ट मिल चुकी है कि तुमने सियोंगयुन डोवान को मार ही दिया था। और इस टाइम मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही है कि हैं ये कब हो गया। सियोंजे ये सुनकर हकलाने लग जाता है और मिन्यूल कहता है कि अगर चोई सियोंजे बीच में नहीं आया होता तो तुमने डोवान को मार ही दिया था। और हमें वापस से वो पुराना पैनल दिखाया जाता है जिसे मैंने कहा था कि याद रखना, और यहाँ पे तुम देख सकते हो सियोंगयुन का फेस ऐसा लग रहा
है वो किसी का मर्डर करने जा रहा है। वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे मिनयूल सियोंग से कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसी अनऑथराइज्ड टारगेट को मारना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, तुम ये जानते हो ना। सियोंग फिर से अकलाते हुए अपना सर पकड़ लेता और कहता है कि मुझे माफ कर दो। मिनयूल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं कोई अपोलॉजी नहीं मांग रहा हूँ सियोंग, मैं बस अभी के लिए आंसर सुनना चाहता हूँ, तुमने उसे क्यों मारने की कोशिश की। इस वक्त उस रूम के बाहर सियोंजे खड़ा होता है जो इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। सियोंजे कहता है कि ओ मेरे प्यारे जूनियर, ऐसा लगता है कि तुमने किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया है जिसे तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए था। वापस आते हैं डोवान के ऊपर जो उल्टा होकर जमीन पर पड़ा हुआ है और वो केयर टेकर उसके ऊपर चढ़ी हुई, और बैकग्राउंड में हमें सियोंजे की आवाज आती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने बताया था कि उन लोगों का क्या अंजाम होता है जो हेडक्वार्टर्स की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। अब से तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि कब और कहां से तुम्हारे ऊपर छुरा चल जाए। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब जैसा कि तुम में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि 1 आवर की वीडियो लाओ, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की वीडियो लाई। तो मिलते हैं रियलिटी क्वेस्ट की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।